साथियों, मैं इस वीडियो का दूसरा भाग लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। यदि आपने इसका पहला भाग नहीं देखा तो आप ऊपर दिए आई बटन को दबाकर इस वीडियो को देख सकते हैं और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इसकी लिंक भी दे रखी है, उसे क्लिक करके भी आप इस वीडियो का पहला भाग दे सकते हैं। यदि आपने पूरा इस वीडियो को समझना है तो इसका पहला भाग देखना बहुत जरूरी है। साथियों, आप देख रहे हैं डी के एवरीथिंग और मैं हूं आपका दोस्त दिलीप बावरिया। यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब तक आपने देखा, जरूरी नहीं कि कोई दूसरा देश ही किसी दूसरे देश को गुलाम बनाए और उस पर अत्याचार करे। ऐसा स्वदेश में भी होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आज पारसी समाज की बातें छोड़कर ये क्या अनाप शनाप बातें कर रहा हूं। साथियों, आज मैं पारसी समाज की खोखली और बेजान हो रही जड़ों की गहराइयों में जाकर उनकी स्थिति के बारे में चर्चा करना चाह रहा हूं। साथियों, आज मैं बात करूंगा मानसिकता, नशा और शिक्षा की। मानसिक गुलामी बहुत ही डेंजरस होती है। इसे अंग्रेजी में मेंटल स्लेवरी कहते हैं। वैज्ञानिक भाषा में इसे हम हिप्नोसिस कहते हैं। ऐसा तब होता है जब आदमी की मानसिकता को किसी अन्य के द्वारा अपने वश में कर लिया जाता है और आदमी उसके हाथों की कठपुतली बन जाता है। आदमी की इस मानसिक गुलामी का खामियाजा उसके परिवार के साथ साथ सारे समाज को भुगतना पड़ रहा है और वर्तमान में ऐसा हो रहा है। साथियों, यदि समाज का एक छोटा सा हिस्सा भी इससे ग्रसित है तो इसकी इस मानसिक गुलामी का खामियाजा उसके साथ साथ पूरे समाज को भुगतना पड़ता है कि अपने अधिकारों को पाने और अपनी विरासत को बचाने के लिए हमें कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। आपत्ति हमें है, अगर नाम बदलने की आवश्यकता पड़ती है तो लाखन पारसी के नाम पर उसका नाम रखा जाए। अपनी बर्बादी का 80% जिम्मेदार खुद होता है। शिक्षा और दूसरा नशा, एक को ग्रहण करना है और एक को त्याग करना है। हर विपरीत स्थिति का डटकर सामना कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर नशा इंसान को बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक रूप से बेहद कमजोर और खोखला बना देता है। मुझे लगता है वीडियो बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं इसे 2 भागों में विभक्त कर रहा हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। बिना सर्च किए मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे और हम यूं ही आपस में मिलते रहेंगे। आप हमेशा स्वस्थ रहें। आपको जानकर हैरानी होगी कि आजादी के पहले भारत में सेवा करने वाले ब्रिटिश अधिकारियों को इंग्लैंड लौटने पर उच्च पद या प्रतिनिधित्व करने वाला कोई भी पद अथवा जिम्मेदारी नहीं दी जाती थी। तर्क यह था कि उन्होंने एक गुलाम राष्ट्र पर शासन किया है, जिसकी वजह से उनके दृष्टिकोण, मानसिकता और व्यवहार में फर्क आ गया होगा। अगर उनको यहाँ ऐसी जिम्मेदारी दी जाएगी तो वह आजाद ब्रिटिश नागरिकों के साथ भी उसी तरह का सलूक करेंगे, वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा गुलाम भारत के लोगों के साथ वो किया करते थे। साथ ही इस बात को गहराई से समझने के लिए आपको मैं एक वाक्य सुनाता हूं। थोड़ा गौर कीजिएगा कि एक ब्रिटिश महिला जिसका पति ब्रिटिश शासन के दौरान जब भारत पाकिस्तान एक था, बंटवारा नहीं हुआ था, वहां पर सिविल सेवा का एक अधिकारी था। महिला ने अपने जीवन के कई साल भारत के विभिन्न हिस्सों में बिताए। अपनी वापसी पर उन्होंने अपने संस्मरणों पर आधारित एक सुंदर सी पुस्तक लिखी थी। महिला ने लिखा कि जब मेरे पति एक जिले के डिप्टी कमिश्नर थे, यानी भारत में, तो मेरा बेटा करीब 4 साल का था और मेरी बेटी 1 साल की थी, छोटी सी। डिप्टी कमिश्नर को मिलने वाली कई एकड़ में बनी एक हवेली में हम रहते थे। सैकड़ों लोग हमारे घर और परिवार की सेवा में लगे रहते थे। हर दिन पार्टियां होती थी। जिले के बड़े जमींदार हमें शिकार कार्यक्रमों में आमंत्रित करने पर गर्व महसूस करते थे और हम जिसके पास जाते थे वह इसे सम्मान मानता था। हमारी शान और शौकत ऐसी थी कि ब्रिटेन में महारानी और शाही परिवार को भी बड़ी मुश्किल से मिलती होगी। ट्रेन यात्रा के दौरान डिप्टी कमिश्नर के परिवार के लिए नवाबी ठाठ से लैस एक आलीशान कंपार्टमेंट आरक्षित किया जाता था। जब हम ट्रेन में चढ़ते तो सफेद कपड़े वाला ड्राइवर दोनों हाथ बांधकर हमारे सामने खड़ा हो जाता और यात्रा शुरू करने की अनुमति मांगता। अनुमति मिलने के बाद ही ट्रेन आगे चलती। एक बार जब हम यात्रा के लिए ट्रेन में सवार हुए तो परंपरा के अनुसार ड्राइवर आया और अनुमति मांगी। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाती, मेरे बेटे का किसी कारण से मूड उस समय खराब था। उसने ड्राइवर को गाड़ी ना चलाने को कहा। ड्राइवर ने हुक्म बजा लाते हुए कहा, जो हुक्म छोटे सरकार। कुछ देर बाद स्टेशन मास्टर समेत पूरा स्टाफ वहां पर इकट्ठा हो गया और मेरे 4 साल के बेटे से भीख मांगने लगा ट्रेन को चलाने के लिए। लेकिन मेरा बेटा अड़ा था, उसने ट्रेन चलाने से मना कर दिया। आखिरकार बड़ी मुश्किल से मैंने अपने बेटे को कई चॉकलेट देने का वादा करके ट्रेन चलाने के लिए राजी किया और यात्रा शुरू हुई।
कुछ महीने बाद वह महिला अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने यूके आई। वह जहाज से लंदन पहुंची। उसकी रिहाइश वेल्स में एक काउंटी में थी जिसके लिए उन्हें ट्रेन से यात्रा करनी थी। वह महिला स्टेशन पर एक बेंच पर अपनी बेटी और बेटे को बैठाकर टिकट लेने चली गई। लंबी कतार के कारण बहुत देर हो चुकी थी, जिससे उस महिला का बेटा बहुत परेशान हो गया। जब वह ट्रेन में चढ़े तो आलीशान कंपाउंड की जगह फर्स्ट क्लास की सामान्य सी सीटें देखकर उस बच्चे को फिर से गुस्सा आ गया। ट्रेन ने समय पर यात्रा शुरू कर दी तो वह बच्चा लगातार चीखने चिल्लाने लगा। वह जोर जोर से कह रहा था कि यह कैसा उल्लू का पट्टा ड्राइवर है, इसने हमारी अनुमति के बिना ट्रेन चलाना शुरू कैसे कर दी। मैं पापा को बोलकर इसे नौकरी से निकलवा दूंगा। महिला को बच्चे को यह समझाना मुश्किल हो रहा था कि बेटा, हम गुलाम भारत में नहीं हैं। अब यह उसके पिता का जिला नहीं है, यह एक स्वतंत्र देश है। यहाँ डिप्टी कमिश्नर जैसे तीसरे दर्जे का सरकारी अफसर तो क्या, प्रधानमंत्री और राजा को भी यह अख्तियार नहीं है कि वह अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए आम लोगों को अपमानित कर सके। आज यह स्पष्ट है कि हमने अंग्रेजों को खदेड़ तो दिया है, लेकिन हमने गुलामी को अभी तक इस देश से और अपनी मानसिकता से बाहर नहीं किया है। आज भी कई डिप्टी कमिश्नर, एसपी, मंत्री, सलाहकार और राजनेता अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए आम लोगों का शोषण करके उन पर राज कर रहे हैं और उन्हें गुलाम बना रखा है। क्या यही है लोकतंत्र? इस गुलामी से छुटकारा पाने के लिए पारसी समाज के हर एक व्यक्ति को अपनी सोच और मानसिकता को बदलना होगा, जिसका सशक्त हथियार और माध्यम है शिक्षा। हमारे पारसी समाज में कोरोना की तरह पैर पसार रही नशे की लत, इस लत पर भी हमें काबू पाना होगा। हमें चाहिए कि हम पारसी समाज में शिक्षा की अलख जगाएं, सभी शिक्षित हों और नशे का पूर्ण त्याग करें, जो हमारे पारसी समाज को धीरे धीरे खोखला कर रहा है। निडर होकर गलत का विरोध जरूर करें, यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। नहीं तो हर वर्ष 15 अगस्त को आजादी का झंडा फहराकर, मोमबत्तियां और दिया जलाकर, थालियां बजाकर हम यूं ही खुद को धोखा देते रहेंगे और आजादी की आड़ में मानसिक गुलामी की जिंदगी यूं ही जीते रहेंगे। फिर भी हम कहेंगे कि हम आजाद हैं। साथियों, यदि आप अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप निश्चित रूप से एक संवेदनशील और सुलझे हुए नागरिक हैं और आपने मेरे मर्म को और मेरे उद्देश्यों को समझ लिया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में कोई ऐसा ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आपसे फिर गुफ्तगू होगी, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय पारसी समाज।